नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार देखने को मिल रहा है कि अवैध मुर्रम की खुदाई यहां पर हो रही है। सड़क निर्माण कार्य में खलबली मची हुई है और मामले की गहन जांच में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। अवैध मुर्रम से भरी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई है। बलरामपुर में ये कार्रवाई देखने को मिली है। बिना अनुमति और रॉयल्टी के खुदाई यहाँ पर हो रही थी। सड़क निर्माण कार्य में खलबली इससे मच गई है। तो बलरामपुर जिले के दहेजवार वन परिक्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 343 पर सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही अवैध मुर्रम से भरी गाड़ियों पर वन विभाग ने कार्रवाई की है। वन विभाग की टीम ने मौके पर जांच के दौरान पाया कि बिना किसी वैध अनुमति और कागजात के मुर्रम की खुदाई कर उसका परिवहन किया जा रहा है। तो वहीं वन परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से निकाली गई मिट्टी और मुर्रम का उपयोग नेशनल हाईवे 343 के रोड निर्माण कार्य में किया जा रहा था। न तो वन विभाग की अनुमति ली गई थी और न ही परिवहन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज मौजूद थे। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए मुर्रम की खुदाई की जा रही थी और बिना रॉयल्टी चुकाए गाड़ियों के माध्यम से ढुलाई की जा रही थी। 12/2025 को दोपहर में एक मुखबिर की सूचना के आधार पर पता चला कि हमारे कंपार्टमेंट दहेजवार मतलब बीट दहेजवार कंपार्टमेंट 3392 पड़ता है, वहाँ पर अवैध रूप से मुर्रम का परिवहन किया जा रहा था, जो कि एनएच के काम में उपयोग हो रहा था। मौके पर पहुंचकर स्टाफ ने जो पतासाजी किया उससे पता चला कि उनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। इसी तारतम्य में 2 ट्रक और 1 पोकलेन को जब्त किया गया। अब जो कराए हैं तो करीबन 6600 खंड मीटर जो मुर्रम का परिवहन किया जा चुका है। अब आगे उसकी प्रक्रिया में हम उस पर पेनाल्टी करीबन 2-3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी इस मामले में हमारे परिक्षेत्र बलरामपुर में पहला मामला है। 12/2025 को दोपहर में तो बलरामपुर में अवैध तरीके से जो खुदाई की जा रही थी सड़क निर्माण कार्य में, इससे खलबली मच गई है। आपको बता दें कि मामले की गहन जांच में वन विभाग की टीम जुट गई है। अवैध मुर्रम से भरी गाड़ियों पर कार्रवाई यहां की गई है। नगर पालिका चिरमिरी में विकास की अजीबोगरीब गाथा सामने आई है, जहां एक तरफ नए निर्माण के दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों की सरकारी संपत्ति को बिना किसी आदेश के ढाया जा रहा था। तो ताज़ा मामला वार्ड नंबर 5 का है, जहां पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बनाए गए गौठान को तोड़ दिया गया है। आश्चर्यजनक पहलू ये है कि इस तोड़फोड़ की जानकारी निगम की प्रथम नागरिक यानी मेयर तक को नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसके आदेश से सरकारी ढांचे को ढाया गया। स्थानीय गलियारों में चर्चा है कि अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मोटे कमीशन की सांठगांठ के चलते पुराने निर्माणों को तोड़ा जा रहा है, ताकि नए टेंडर निकालकर लाभ कमाया जा सके। बिना किसी प्रशासनिक आदेश के लाखों के गौठान को मिट्टी में मिला देना निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ठेकेदार अधिक लाभ कमाने के चक्कर में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और जिम्मेदार अधिकारी मौन साधे हुए हैं। आखिर इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? जनता के टैक्स के पैसे की इस बंदरबाट का जवाब फिलहाल निगम के पास नहीं दिखाई दे रहा है। तो चिरमिरी निगम में कमीशन का खेल सामने आया है। 25 लाख का गौठान मलबे में तब्दील कर दिया गया। अधिकारियों और ठेकेदारों की सांठगांठ भी सामने आई है, जिसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। गौठान बना था इस बात की तो मुझे जानकारी है, लेकिन आप लोगों के चैनल के माध्यम से ये पता चला है कि वो गौठान को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। और ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि तोड़ दिया गया है, और ना ही मुझे इस संबंध में अधिकारियों के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध कराई गई है कि गौठान का तोड़ दिया गया है। ये लगभग 2020-21 की बात है, जो गौठान का निर्माण कांग्रेस काल में जब सब जगह करवाया जा रहा था, वार्ड क्रमांक 5 में भी कराया गया था, जिसकी लागत कम से कम 20 लाख रुपए से की जा रही थी, टेंडर हुआ था। इसके बाद 8 लाख को बढ़ाने के लिए कलेक्टर साहब का निर्देश हुआ, फिर 28 लाख का ठेकेदार के द्वारा बनाया गया। लेकिन वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज का भूमि पूजन भी किया गया, जबकि गौठान को तोड़कर। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है। गौठान का निर्माण नगर निगम की ओर से किया गया था, लेकिन तोड़ने के संबंध में जो जानकारी बता रहे हैं वो मैं उस संबंध में अधिकारियों से एक बार राय लेकर के मैं इस संबंध में उचित कार्रवाई करूंगा। वहीं धमतरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी मैदान में पुलिस प्रशासन का पुतला फूंका।
इस दौरान पुलिस ने पुतले को बुझाने के बजाय तमाशबीन बनकर देखती रही। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि धमतरी पुलिस प्रशासन के द्वारा कांग्रेस के विभिन्न जनहित मुद्दों में किए जाने वाले पुतला दहन आंदोलन और शक्ति के साथ उसे दबाया जाता है और उनके पुतले को छीन लिया जाता है, जबकि सत्ता पक्ष से जुड़े संगठनों के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के संवैधानिक पदों पर आसीन जनप्रतिनिधियों की पुतला दहन आंदोलन में सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ था यह आंदोलन। लगातार देखने में आ रहा था कि पुलिस प्रशासन के द्वारा ऊपर से जो निर्देश मिलता है उसके तहत जो कांग्रेस के द्वारा पुतला दहन किया जाता है, तो ये पुलिस जो है कांग्रेस के पुतला को दहन नहीं होने देता और भाजपा के द्वारा जो पुतला दहन किया जाता है उसे आसानी से उसको जलने दिया जाता है। जैसा भी हाल ही में हुआ था कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो थे भूपेश बघेल जी, उनका पुतला दहन भाजपा के द्वारा किया गया था। पुलिस के सहयोग से उसको बहुत आसानी से जलने दिया गया था। ये आंदोलन ये पुतला दहन उसी लिए किया गया था। किसका पुतला जला है? पुलिस प्रशासन को पुतला जला है। आज भी तो जलने दिया गया आपको? ये पुलिस प्रशासन का पहली बार ऐसा सहयोग हुआ है कांग्रेस के लिए कि पुतला को आसानी से जलने दिया गया है। पुलिस प्रशासन का ये सहयोग है, बिना कोई आपत्ति के, बिना रोक टोक के पहली बार जलने दिया गया। इससे पहले कोई भी पुतला को सही ढंग से जलने नहीं दिया जाता था। तो पुतला दहन हुआ कि पुलिस के बड़े अधिकारियों का हुआ है कि पूरे पुलिस प्रशासन का? इसमें हम किसी अधिकारी को कैसे लपेट सकते हैं भैया? अगर कोई निर्णय आ रहा है तो पूरे पुलिस प्रशासन पे लागू होता है, किसी एक व्यक्ति पे कैसे लागू होगा? क्या प्रशासन वहीं बस्तर से इस वक्त एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल की पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। हमले में उनके दोनों हाथों की नसें काट दी गई, जबकि गले पर भी चाकू के गहरे निशान पाए गए। घटना के बाद उन्हें आज सुबह लगभग 8 बजे महारानी अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत को देखते हुए तुरंत आईसीयू में भर्ती किया गया। अस्पताल पहुंचने पर नर्सों ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। इसके बाद नर्सों ने उनसे लिखकर बताने को कहा कि आखिर हुआ क्या, लेकिन वो सिर्फ भतीजा शब्द ही लिख पाई। इस एक शब्द ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि हमला खुद पर किया गया या फिर किसी ने जानबूझकर उन पर हमला किया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। अस्पताल परिसर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पारिवारिक विवाद, आपसी रंजिश या फिर किसी अन्य साजिश के एंगल से भी मामले की पड़ताल जारी है। वहीं मुंगेली पुलिस ने बरेला में बीते 26 दिसंबर को हुई हत्या के मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने जमीन विवाद के चलते राजकुमार धुरी की हत्या की थी। आरोपियों ने मृतक का अपहरण कर मारपीट कर उसके घर के पास उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद परिवार वाले उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने देखा तो उसकी सांसें थम चुकी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त कार और अन्य सामान जब्त किया है, जिसमें 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल में भर्ती कर दिया गया। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा घटनाक्रम में ये पता चला है कि ये पूरा हत्याकांड के पीछे में राजकुमार धुरी की पैतृक जमीन को प्रदीप साहू के द्वारा, उसके परिवार के द्वारा जबरदस्ती खरीदने और उस पर कब्जा करने की नियत, इसका मुख्य इस घटना के पीछे की वजह रहा। घटना की वजह को जब हम लोगों ने पूछा या आरोपी से पूछताछ किया तो हम लोगों को ये पता चला कि इस घटना को अंजाम देने के लिए करीबन वो साल भर से पीछे इसकी फिराक में थे। इसके लिए प्रदीप साहू ने अपने साथियों का एक गैंग बना करके रखा हुआ था। घटना के दिन में राजकुमार धुरी बैंक में आया था अपने अकाउंट संबंधी कार्य को करने के लिए, तो वहां पर प्रदीप साहू ने देखा कि वह एक ही जने है। तो प्रदीप साहू ने अपने साथी मनीष और अन्य सभी साथियों को बुलाया और बुलाने के बाद में वह यहाँ से स्कूटी के माध्यम से यहाँ पर वो लोग नानघाट की तरफ भागे। फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने रिश्तेदार की कार बदली वहां पर और वहां से यहाँ आगे भाटापारा होते हुए पूरे घूमते घूमते फिर से ये रायपुर गए और रायपुर से घूमते घूमते फिर बिलासपुर, कोटा आसपास के क्षेत्र में ये छिपे हुए थे। जब हम लोगों ने इस घटना के बारे में देखा तो महत्वपूर्ण चीज ये था कि इस घटना में प्रदीप साहू के साथी के द्वारा, प्रदीप साहू और उसके साथी के द्वारा पूरी प्लानिंग किया गया था और इस प्लानिंग में हत्या करने के लिए उसको पहले किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद में ठकुरी कापा का जो जंगल क्षेत्र था उस क्षेत्र में ले करके उसको पहले ये लोग मारे। वहीं शक्ति जिले के नगर पंचायत ढबरा वार्ड 1 में शराबियों के बढ़ते आतंक से परेशान वार्ड वासियों ने पार्षद रहोलिया खगेश्वर बेरट के नेतृत्व में एसडीएम ढबरा, थाना प्रभारी एवं नगर पंचायत सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने शराब भट्टी को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि शराब दुकान खुलते ही शराबी मैदान
कलौजिया तालाब, अग्रसेन भवन रोड व आसपास की कॉलोनियों में खुलेआम शराब पीते हैं। नशे की हालत में गाली गलौज व शोर शराबे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इस मार्ग से स्कूल आने जाने वाले छात्र छात्राओं सहित महिलाएं व बुजुर्ग भय के साए में रहने को मजबूर हैं। मैदान व तालाब परिसर में टूटी बोतलें, डिस्पोजल गिलास व कचरा फैलने से हालात और बिगड़ गए हैं। हाल ही में मैदान में चखना ठेला लगने से शराबियों की संख्या और बढ़ गई है। वार्डवासियों ने बताया कि पूर्व में भी कई बार आवेदन दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आज बड़ी संख्या में महिलाएं व नागरिक थाना व नगर पंचायत कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के पावन अवसर पर भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा के युवा सदन कार्यालय पर श्री राम मंदिर की एक भव्य प्रकृति बनाई गई है और बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर इस भव्य प्रतिकृति का विधि विधान से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव का क्षण है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। उन्होंने इस पहल के लिए विधायक रामेश्वर शर्मा की सराहना की। राम मंदिर की यह भव्य प्रतिकृति अगले 3 दिनों तक दर्शनार्थ के लिए युवा सदन पर उपलब्ध रहेगी। शुभारंभ के अवसर पर हजारों की संख्या में धर्म प्रेमी बंधु पहुंचे और अपने परिवार व मित्रों के साथ मंदिर की प्रकृति के सामने सेल्फी ली। पूरा परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा। काम जगत में हमारा जय जय श्री राम। भगवान की दया है। 500 साल पहले के हमारे मध्य प्रदेश के राजा विक्रमादित्य द्वारा 2000 साल पहले बनाया हुआ 84 काले कसौटी का अद्भुत दिव्य भव्य मंदिर जो हमारे देश पे आक्रमणकर्ताओं ने बाकी नुकसान किया, ऐसे में उन्होंने तत्कालीन अयोध्या के मंदिर को भी, विक्रमादित्य के मंदिर को ध्वस्त किया था। हमारा सबका सौभाग्य है 500 साल का हमारे समाज का संघर्ष और बलिदानों की, तमाम प्रकार के संघर्षों की बहुत गौरवशाली विरासत रही। हमारे समाज ने एक दिन एक समय कभी भी अपने आंखों से वो दृश्य भुलाया नहीं और अंततः विजय प्राप्त करके भव्य दिव्य मंदिर बना करके हमारी अपनी सनातन संस्कृति की ध्वजा को एवरेस्ट की ऊंची चोटी से भी ऊंचा भाव लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद न केवल भव्य दिव्य मंदिर बना, अयोध्या धाम के निर्माण के 2 वर्ष पंचांग तिथि अनुसार द्वादशी तिथि को यानी कल के दिन बुधवार को द्वादशी तिथि 31 जनवरी को 2 वर्ष पूर्ण होंगे। आज उसकी पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दीप प्रज्वलन करके भगवान राम के अयोध्या में जो मंदिर बना है उसकी प्रतिकृति की यहाँ पर दर्शनार्थ हेतु शुभारंभ की है। मैं राजा भोज की राजधानी के सभी नागरिकों से प्रार्थना करता हूँ, अवध धाम तो जरूर दर्शन। वहीं मध्य प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग भले ही बेहतर शिक्षा के बड़े बड़े दावे करते हों, लेकिन छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी अंचलों की हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। ताज़ा मामला शासकीय प्राथमिक शाला चटनी का है, जहां तैनात शिक्षक खुद बुनियादी शिक्षा और शुद्ध लेखन में अक्षम नजर आ रहे हैं। जब ज्ञान देने वाले ही अशुद्ध हों तो बच्चों का भविष्य क्या होगा? ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल में पदस्थ शिक्षकों को हिंदी का शुद्ध लेखन तक नहीं आता। ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्दों और उनके सामान्य ज्ञान के स्तर ने शिक्षा विभाग की चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बुनियादी जानकारी का अभाव। शाला में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन जांच के दौरान पाया गया कि उन्हें सामान्य और बेसिक जानकारियों का भी अभाव है। तो आपको बता दें कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा सुधार के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है और जो शिक्षक वहां पर तैनात है वो शुद्ध लेखन में भी अक्षम नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टर जो है लगातार समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन समीक्षा यहाँ बेअसर साबित हो रही। कहना ये है कि शिक्षा हो रही, संसाधन सरकार उपलब्ध करा रही, लेकिन जो चयन प्रक्रिया हुई है शासन के द्वारा शिक्षकों की, लाखों रुपए सैलरी उनको दी जा रही, लेकिन फिर भी जो है कि शिक्षक
कहीं शिक्षा नहीं दे पा रहे, तो ये कहीं ना कहीं जो मासूम बच्चों हैं उनके भविष्य से तो खिलवाड़ हो रहा है। इसके बाद जो तामिया जो क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा पलायन लोग इसी क्षेत्र से करते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति है कि भारिया जनजाति को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तो वो धरातल पर दम तोड़ती नजर आ रही है। बिल्कुल। वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं राकेश की जो शिक्षक हैं जिन्हें बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है, जब वो खुद ही इस तरीके से ना पढ़ाई करवा पा रहे हैं, ना वो खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से उन्हें पदस्थ किया गया, क्या सोचकर इन शिक्षकों की भर्ती की गई, कैसे ये भर्तियां हुई, इन तमाम सवालों के जवाब भी यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो पूरी शिक्षा प्रणाली है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, जैसे कि हमने 2-3 स्कूलों में जाकर देखा, तो कई स्कूल तो ऐसे हैं जो शिक्षक भी हैं। अतिथि शिक्षकों के भरोसे यहाँ स्कूल चल रहे हैं, जो एक शिक्षक हैं, जिनको आप हमारे दर्शकों को हम ये दिखा रहे हैं, ये खबर को ग्राउंड से हमने बनाया है। इसमें देख रहे हैं कि जो शिक्षक है वो शुद्धलेख नहीं लिख पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चयन प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। इसमें विभाग जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए, मॉनिटरिंग करके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो तत्काल इस पर संज्ञान ले और इस शिक्षक पे कार्रवाई होना चाहिए, जिससे जो भविष्य में है, जो बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, जो मासूम बच्चे हैं, आदिवासी जनजाति बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, इन पे सुधार हो। इनको भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो शासन की मुख्य योजनाएं चल रही हैं, प्रयास किए जा रहा है, शासन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर ये सब विफल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षकों की लापरवाही का नतीजा है, और जो जिम्मेदार अधिकारी वो मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहे, इसका सीधा सा असर बच्चों के शिक्षा पे पड़ रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं राकेश इस पर ध्यान देने की ज़रूरत ज़रूर है, क्योंकि बच्चे ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और अब जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो शिक्षक है, खासकर सरकारी स्कूलों में जिस तरीके से ये भर्तियां होती है, जिस तरीके से इन शिक्षकों को रख लिया जाता है, क्योंकि कोई पूछने और समझने वाला नहीं है। और इसका सीधा उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षक खुद ही पढ़ाई लिखाई में अक्षम है, वो बच्चों को क्या ही शिक्षा दे रहे होंगे, और एक तरह की बस खाना पूर्ति यहाँ पर चल रही है। अब इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद क्या किसी अधिकारी ने संज्ञान लिया है, या किसी तरह का कोई आश्वासन यहाँ पर दिया गया है, या अभी भी बस इसी तरह से ये खाना पूर्ति चलती जा रही है? बिल्कुल, हम खबर ग्राउंड जीरो से दिखाते हैं। इसके बाद जो बीएससी, सीएससी और बीआरसी, इनकी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में महीने में इनके पास अलॉट रहते हैं स्कूल के, 1 महीने में इतने स्कूल आपको जाना है, यहाँ चेकिंग करना है, एमडीएम देखना है, शैक्षणिक गुणवत्ता देखना। हाल ही में अभी छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण ने समीक्षा की। समीक्षा में बताया गया कि 2 महीने शिक्षकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन ये समीक्षा बैठक सिर्फ कलेक्ट्रेट सभा कक्ष तक ही सीमित है। जो अधिकारियों को मैं नाम बताया, उसमें से एक भी अधिकारी धरातल पर नहीं जाते, जिसका नतीजा सीधा सीधा बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा है। हालांकि हम खबर दिखा रहे हैं, इसके बाद कितना संज्ञान लिया जाता है मामले में, ये देखना होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर उजागर हुई है, और सवालों के घेरे में ये पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर आ गई है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके के शिक्षकों की नियुक्तियाँ यहाँ पर की गई हैं, जो बच्चों को पढ़ाने में पूरी तरह से अक्षम है। और शिक्षा विभाग की जो चयन प्रक्रिया है उस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं कि जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होती है तो कहीं ना कहीं तमाम एक चयन प्रक्रिया होती है जिससे शिक्षकों को गुजरना होता है। लेकिन यहाँ पर तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी मिलीभगत यहाँ पर की गई है, जिसके चलते इन शिक्षकों की भर्ती हुई है। बिल्कुल, ये कहना साफ तौर पर साफ है, क्योंकि जो शिक्षक शुद्धलेख नहीं लिख पा रहा, वो बच्चों को क्या ही शिक्षा देता होगा। वैसे भी हम बात करें प्राइवेट जो शिक्षा है, हम प्राइवेट की बात तो नहीं करते, क्योंकि सरकार संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, उसमें बच्चों को जाना चाहिए, पेरेंट्स भी उसके लिए अग्रसित होना चाहिए। लेकिन जो 4000 रुपए में अच्छी शिक्षा उनको दे रहा, बेहतर शिक्षा दे रहा, जो लाख रुपए सरकार से तनख्वाह पाने वाले जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा नहीं दे पा रहे। बड़ी बात यह है कि इस स्कूल में 2 शिक्षक पदस्थ हैं। पर बच्चे का अगर आकलन करें तो 2888 रुपए पर बच्चे का मंथली खर्च निकल के आ रहा है। सारे संसाधन उपलब्ध है, इसके बाद ये नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इससे और दुर्व्यवहार, गलत व्यवहार कहें या फिर गलत भावना कहें, इससे कहना कतई नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक की घोर लापरवाही यहाँ सामने आ रही है। बिल्कुल। चलिए राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग की चयन प्रक्रिया आ गई है। छिंदवाड़ा में शिक्षा विभाग की पोल खुलती हुई दिखाई दी है। शुद्ध लेखन में भी सरकारी शिक्षक अक्षम नजर आ रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या ही पढ़ा रहे होंगे। बच्चों को पढ़ते लिखते नहीं आ रहा। सर जो हिंदी लिख रहे हैं, क्या है, सर को आया लिखते? बताइए, बोल के बताइए, सर ने लिख पाए हाँ या ना? सर ने नहीं लिख पाए। क्या नाम आपका?
कौन सा गांव है? ये बोर्ड की तरफ देखिए, ये लिखिए सर ने, ये वाला लिखे हैं, फिर से हाथ रख के बताइए, ये लिखे हैं। ठीक, बच्चों को आप स्कूल नहीं भेजते हैं ऐसा सर का कहना है। डेली पहुंचा रहे हो? हाँ, डेली पहुंचा रहे हैं। लेकिन सर ने बोला कि बच्चे स्कूल नहीं है। जो आ रहा है सर उसको मिल भी रहा है। नहीं सर, हमारे बच्चे तो रोज आ रहे हैं। कौन सा बच्चा है इसमें आपका? हाथ खड़े करो। वहीं छिंदवाड़ा जिले के जनजातीय कार्य विभाग की पोल खुलती एक तस्वीर पातालकोट से सामने आई है। यहां संचालित आदिवासी बालक आश्रम सेहरा में अधीक्षक की मनमानी के चलते मासूम बच्चे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। सरकार आदिवासी अंचल के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए करोड़ों का बजट जारी करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट है। अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें मिलने वाला भोजन बेहद निम्न स्तर का है। पोषण के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। शासन के निर्देशानुसार आश्रम में गैस चूल्हे पर खाना बनना चाहिए, लेकिन यहाँ आज भी लकड़ी के चूल्हे का उपयोग हो रहा है। इससे निकलने वाला धुआं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आश्रम में बच्चों को बिछाने के लिए ना तो साफ बेडशीट मिल रही है और ना ही समय पर चादरें बदली जा रही हैं। छात्रावास अधीक्षक पर बच्चों ने मनमानी और सुविधाओं में कटौती करने के आरोप लगाए हैं। खाना क्या क्या मिलता है हॉस्टल में? हॉस्टल में पोहा मिलता है, हाँ। रोटी सब्जी मिलती है, हाँ। दाल चावल मिलती है, चना भी मिलता है। सर कब कब आते हैं हॉस्टल? सर हॉस्टल में रहते नहीं रहते? रहते हैं। कब कब? शुक्रवार गुरुवार रहते हैं, बस? और मंगल बुधवार रहते हैं। बाकी घर चल जाते हैं। पूर्व भारत और मैं हूँ राकेश चांदवंशी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पातालकोट के एक आदिवासी बालक छात्रावास आश्रम में, जहाँ पर हम आए हुए थे। यहाँ बच्चों को जो शासन द्वारा दिए जाने वाली सामग्री का दी गई नहीं दी गई, इस संबंध में लगातार शिकायत मिल रही थी। मध्याह्न भोजन कैसा मिलता है, बच्चों की व्यवस्थाएं कैसी है, लेकिन यहाँ के अधीक्षक की तानाशाही के चलते वो अंदर क्या चल रहा है किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं दिखाई नहीं दी गई। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ, चूल्हे से खाना बनाया जा रहा है। यहाँ पे जो कर्मचारी, उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना सख्त मना है, लेकिन मीडिया को इस तरह से रोकना, ये कहीं ना कहीं अंदर क्या चल रहा है इस पर कई सवाल खड़े करते हैं। हमारे साथ उनके एक कर्मचारी मौजूद थे। क्या कहा है सर ने? आपकी जो अधीक्षक है क्या कहा है उन्होंने? बिना अनुमति के अंदर ना जाने। खाना क्या क्या मिलता है हॉस्टल में? वहीं मध्य प्रदेश को अपनी अजब गजब कहानियों के लिए जाना जाता है और इसका ताज़ा उदाहरण धार्मिक नगरी ओरछा में देखने को मिला। यहाँ एक छोटे दुकानदार ने अपनी दुकान के सामने गलत तरीके से कार पार्क करने वाले को सबक सिखाने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। दरअसल ओरछा में एक किराना दुकान के ठीक सामने एक अज्ञात व्यक्ति अपनी कार पार्क करके चला गया। 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब कार मालिक नहीं लौटा तो दुकानदार की परेशानी बढ़ गई। कार के कारण दुकान पूरी तरह ढक गई थी और ग्राहकों का आना बंद हो गया था, जिसके चलते इस छोटे व्यापारी ने हार मानने के बजाय कार की छत पर बोनट को ही अपनी दुकान बना लिया। दुकानदार ने पानी की बोतलें, चिप्स और कुरकुरे के पैकेट कार के ऊपर सजा दिए और वहां से सामान बेचना शुरू कर दिया। वहीं छोटे व्यापारी दुकानदार का कहना है कि हम छोटे कारोबारी हैं, दिन भर की मेहनत से ही घर चलता है। अगर दुकान के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर देता है तो हम क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गलत पार्किंग की वजह से उन्हें आए दिन ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 2 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आया नहीं है, गाड़ी दुकान सामने खड़ी गए। क्या करें बताओ, दुकान चलाएंगे, गाड़ी दिखा रहे हैं। मतलब अब दुकानदारी नहीं हो रही? नहीं, कहाँ से दुकान गिरा के नहीं आ पा रहे साहब। अच्छा, तो इसलिए तुमने अब इस पे ही रख दी अपनी सारी। क्या करें साहब बताओ, किसी को किराया देना है, 8,000 का किराया दुकान को। 2 घंटे से गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आया नहीं है, गाड़ी दुकान सामने। वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में 108 एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस सेवाओं में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहाँ वेंडरों और वाहन चालकों की मिलीभगत से कागजों पर फर्जी मरीज दिखाकर सरकार से लाखों रुपए का भुगतान ऐंठा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इन वाहनों को लगभग 30 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाता है। ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में वेंडर और चालक किसी भी मोबाइल नंबर से 108 पर फर्जी कॉल करवाते हैं कि मरीज़ को अस्पताल ले जाना है। रिकॉर्ड में एंट्री कर ली जाती है, जबकि हकीकत में मौके पर कोई मरीज़ होता ही नहीं है। हाल ही में एक ऐसा ही मामला निवाड़ी में सामने आया, जहां एक बच्चे के चेकअप के नाम पर फर्जी कॉल कर वाहन को दौड़ाया गया।
जानकारी मिलते ही जब पत्रकारों ने अस्पताल गेट पर वाहन को रोका और स्टाफ से मरीज के बारे में पूछा तो हड़कंप मच गया। पकड़े जाने के डर से चालक ने गाड़ी भगा दी और स्टाफ निवास की गली में फंस गया। पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के बजाय चालक मौका पाकर तेज रफ्तार में वाहन लेकर रफूचक्कर हो गया। जब इस मामले में 108 के डीएम से बात की गई तो उन्होंने शिकायत के आधार पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। हैरानी की बात यह है कि जब गरीब मरीजों को वास्तव में एम्बुलेंस की जरूरत होती है तो उन्हें गाड़ी नहीं मिलने का बहाना बना दिया जाता है, लेकिन फर्जी भुगतान के लिए गाड़ियां खाली सड़कों पर बेधड़क दौड़ रही हैं। अब देखना होगा कि खबर सामने आने के बाद प्रशासन इन भ्रष्ट वेंडरों पर क्या एक्शन लेता है। गाड़ी जैसी आई है तो मुझे आपके द्वारा पता चला, वो पता चलने के बाद इसके ऊपर अभी कंप्लेंट करेंगे और तत्काल इसमें एक्शन लेंगे। यदि वो वाकई में गलत है तो उसको ऊपर कार्रवाई है वो तुरंत करवाएं। आपने अभी वीडियो फुटेज में भी देखा कि इसमें कोई बच्चा भी नहीं था, बच्चे के नाम से। हाँ, अभी वीडियो तो नहीं देखा लेकिन वीडियो दिखाया है, तो यदि गलत है तो फिर उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। अच्छा, लगातार जिले से फर्जी कॉल डाल के यहाँ पर आते हैं। शाम की टाइम देखो 3 से 4 बजे की टाइम पूरे जिले की और निवाड़ी जिले की पूरी एम्बुलेंस आती है, तो आपके द्वारा कभी चेक नहीं किया जाता क्या लोगों के? प्रॉपर चेक करते हैं ऐसा। तो फिर कैसे एक ही नंबर से 10-20 बार फोन कैसे डल जाते हैं इसमें? नहीं, ऐसा एक मामला तो नहीं आया, लेकिन आज ये मामला आया है हमारे पास और इसमें हम तत्काल कार्रवाई करेंगे और ऊपर इसको सूचना दी है। ऐसे में जो पेशेंट हैं उनको समय पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है, फर्जी कॉल के माध्यम से जो एम्बुलेंस लगातार चल रही है, तो मॉनिटरिंग नहीं होती है? बिल्कुल होती है, उसमें जीपीएस टीम भी रहती है, क्वालिटी टीम भी हमारी रहती है, उसमें मॉनिटरिंग तरफदारी होती है। इस प्रकार का कोई मामला आता है तो उनको किलोमीटर भी जीरो करते हैं। वहीं टीकमगढ़ नगर पालिका में दुकानों का किराया बढ़ाए जाने के फैसले ने एक बड़ा सियासी बवाल खड़ा कर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष के इस फैसले के विरोध में अब भाजपा और कांग्रेस के पार्षद एक साथ व्यापारियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। नगर पालिका की बैठक में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्यों ने किराया वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया था। आरोप है कि ये किराया करीब 200 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से नाराज कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा पार्षदों ने व्यापारियों का साथ देते हुए साफ कहा कि ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस पार्षद प्रतिनिधि ने तो यहाँ तक कह दिया कि व्यापारियों के हक के लिए वो इस्तीफा देने के लिए भी तैयार है। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन विरोध जताने के लिए भाजपा कांग्रेस के पार्षदों और व्यापारियों ने मिलकर गांधी चौराहे से बाजार होते हुए एक विशाल वाहन रैली निकाली। रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अध्यक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारों के साथ कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 7 दिनों के अंदर बढ़ी हुई किराया दरें वापस नहीं ली गई तो वो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस प्रदर्शन ने नगर पालिका के भीतर चल रही आपसी खींचतान और अध्यक्ष के प्रति पार्षदों की नाराजगी को भी उजागर कर दिया है। सही है कि अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखी नगर पालिका की बैठक हुई थी, उस परिषद की बैठक में प्रस्ताव आया था किराया वृद्धि दुकानों को। उस पर हम सभी 17 पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कुछ कांग्रेस के पार्षद ने, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज कराई हुई, कहा है कि जो उन्होंने स्किल बना के दिया था जिन दुकानों का 300 तो सीधे 3000 या 5000 तक ले गए थे, उस पर हम लोगों ने विरोध किया। उस पर तय हुआ कि पहले समिति बनेगी, समिति समीक्षा करेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।